दोस्तों, चाइना और रशिया दुनिया के वो देश है जिनके बॉर्डर सबसे ज़्यादा देशों से लगते हैं। आज की डेट में चाइना 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही अगर हांगकांग और मकाऊ को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया जाए तो ये संख्या 16 हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही चीन 14 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, बट उसके आज 18 देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये सच है। आज चाइना के इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड्स का विवाद है। ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या साउदर्न मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ पर भी चीन अपना दावा करता है। इसके अलावा न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि समुद्र में भी चीन का विवाद है। चीन साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस जैसे दूसरे देशों के साथ मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइना के सभी डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि चाइना इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बढ़ावा क्यों देता है। उसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना की इस विस्तार को रोका कैसे जा सकता है। बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, कल यानी 19 जून को शाम 6 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो आपके पसंदीदा एक्टर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड और देखना ना भूलें यूपीएससी की बैठक कल, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं चाइना के मेजर डिस्प्यूट्स को। बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ चाइना। चाइना के सभी डिस्प्यूट्स को मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लैंड डिस्प्यूट्स एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड डिस्प्यूट्स की, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट डिस्प्यूट है टिबेट। फर्स्ट, टिबेट। दोस्तों, एशिया के टिबेटन प्लेटो पर टिबेट नाम का एक रीजन है जो टिबेटन लोग और दूसरे एथनिक ग्रुप्स का घर है। टिबेट चाइना के सिंजियांग, चिंगहाई, सिचुआन और यूनान के साथ इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पहले तिब्बत चाइना की चिंग डायनेस्टी के अंडर आता था, जो 1912 में कोलैप्स हो गई। फिर तिब्बत के 13वें दलाई लामा थिप्तेंग ग्यात्सो ने अर्ली 1913 में तिब्बत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन चाइना ने तिब्बत की इंडिपेंडेंस को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और लगातार उस पर अपना क्लेम करता रहा। यहाँ तक कि 1912 से लेकर 1951 तक कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट आज के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को कंट्रोल नहीं करती थी, और 1951 तक दलाई लामा गवर्नमेंट ही यहां पर शासन करती थी। 23 मई 1950 को माओ जेडोंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 8 महीनों तक लड़ाई चली और 23 मई 1951 को चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और टिबेटन रिलीजियस लीडर दलाई लामा को चीन के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया गया। इस ट्रीटी का नाम था 17 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसमें टिबेटन ऑटोनॉमी और बुद्धिस्ट रिलीजन के रिस्पेक्ट की बात तो की गई, लेकिन साथ ही तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में चाइना के सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को एस्टैब्लिश करने की भी परमिशन दी गई। तिब्बत के लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और इसलिए चाइना और तिब्बत के बीच प्रॉब्लम्स बनी रहीं। बढ़ती हुई टेंशन्स के बीच 1959 में दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ इंडिया भाग आए और उन्होंने असाइलम मांगकर तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट बना ली, और इसलिए 1959 से ही चाइना लगातार तिब्बत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, भूटान। भूटान कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ये ब्रिटिश राज के अंडर आता था और तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता था। बता दें कि भूटान और तिब्बत के बॉर्डर का कभी ऑफिशियली विभाजन नहीं किया गया, इसलिए चीन भूटान के कुछ हिस्सों को तिब्बत का पार्ट मानकर उस पर अपना दावा करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्लेम के पीछे चाइना की एक स्ट्रैटेजी है कि अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया की सॉवरेंटी को चैलेंज किया जा सके, क्योंकि भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही ये असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। आइए इसे थोड़ा जरा भूटान के मैप के जरिए समझते हैं। इसके नॉर्थ में बेउल खेनपाजोंग, मेंचुमा वैली और चगतजोम एरियाज को चाइना क्लेम करता है। वहीं कुलाखरी रीजन पर भूटान अपना दावा करता आया है। इसके वेस्ट में ड्रामना और शखातोए, सिंचुलुंगपा और लांगमारपो वैली, याकचू और चारेथांगचू वैली, पांगड़ा और डोकलाम पर भी चाइना अपना क्लेम करता है।
ये सारे एरियाज इंडिया की चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में अगर चाइना इन रीजन पर अपने क्लेम्स असर्ट कर लेता है तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर बड़ा खतरा आ सकता है। यही रीज़न है कि जब चाइना ने डोकलाम वैली में एडवांस करना शुरू किया था तो इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया था, जबकि डोकलाम वैली भूटान के अंदर आती है। इसके बाद भूटान के ईस्टर्न साइड में शक्तेंग रीजन है जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और अरुणाचल प्रदेश को बॉर्डर करती है। चाइना इसे भी अपना क्लेम करता है। अब भूटान पूरे रीजन में इंडिया का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई है और इंडिया लंबे समय से भूटान को इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट देता आया है। यही रीज़न है कि भूटान और चाइना लैंड डिस्प्यूट्स इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में चाइना ने भूटान में अपना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ाया है जो इंडिया का इन्फ्लुएंस कमज़ोर कर सकता है। थर्ड, इंडिया। चाइना इंडिया के साथ एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है और इस पूरे बॉर्डर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, जहां इंडिया का चीन के साथ 2152 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। ये बॉर्डर लद्दाख यूनियन टेरिटरी और चीन के शिनजंग प्रोविंस के बीच है। इस सेक्टर में अक्साई चिन रीजन के ऊपर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर चाइना और इंडियन कॉलोनी के बीच एक लीगल बॉर्डर विभाजन नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश रूल के दौरान 2 बॉर्डर्स प्रपोजल किए गए थे, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनाल्ड लाइन। 1865 में प्रपोज्ड जॉनसन लाइन अक्साई चिन को लद्दाख का हिस्सा दिखाती है, जबकि 1893 में प्रपोज्ड मैकडोनाल्ड लाइन उसे चीन का हिस्सा दिखाती है। इंडिया जहां जॉनसन लाइन को करेक्ट मानता है तो वहीं चीन मैकडोनाल्ड लाइन को करेक्ट बॉर्डर मानता है। और प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडियन एरिया को अक्साई चिन से सेपरेट करती है और अक्साई चिन पर चाइना का इलीगल कंट्रोल है। सेकंड है मिडिल सेक्टर, जहां इंडिया और चाइना के बीच 625 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इस एरिया में दोनों कंट्रीज के बीच कोई मेजर डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट नहीं है। थर्ड एंड लास्ट है ईस्टर्न सेक्टर, जहां 1140 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये भूटान के वेस्ट से लेकर तिब्बत, इंडिया और म्यांमार के ट्राई जंक्शन तक जाता है और इसे मैकमहन लाइन कहते हैं। चीन इस लाइन को इलीगल मानता है और उसका कहना है कि 1914 के शिमला कन्वेंशन को जिन टिबेटन रिप्रेजेंटेटिव ने साइन करके मैकमहन लाइन को डिलीनिएट किया था, उनके पास उसका राइट ही नहीं था। इसीलिए ईस्टर्न सेक्टर के अंडर आने वाले अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर चाइना अपना क्लेम करता है और उसे साउथ तिब्बत का नाम देता है। चीन का इंटरेस्ट अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री में भी है, जो इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और बुद्धिस्ट्स का इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। फोर्थ, नेपाल। नेपाल के साथ वैसे तो चीन ने पहले ट्रीटी ऑफ थापथली और फिर नेपाल चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट के जरिए अपना बॉर्डर डिमार्केशन किया, लेकिन इस डिमार्केशन के बावजूद दोनों कंट्रीज के बीच कुछ माइनर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डोलाखा डिस्ट्रिक्ट के लामा बगार एरिया का डिस्प्यूट। इसी तरह के एक डिस्प्यूट के चलते चीन ने होमला के लिमी में इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर दी थी। नवंबर 2022 की भी एक रिपोर्ट थी कि चीन ने नेपाल के 36 हेक्टेयर जमीन को 10 अलग अलग जगहों पर इंक्रोच कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2020 में चीन ने रूई विलेज को भी कैप्चर किया था। चीनी इंक्रोचमेंट की चपेट में नेपाल के 60 डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं, जिनमें दोलाखा, गोरखा, धरचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुवा साभा और रसुआ डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। फिफ्थ, लाओस। दरअसल चीन में एक समय पर यूएन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था और उसी हिस्टोरिकल बेसिस पर चीन का मानना है कि वो आज भी लाओस का बड़ा हिस्सा क्लेम करता है। बता दे कि लाओस एक छोटा सा देश है। 1991 में हुई साइंड बॉर्डर ट्रीटी के आधार पर चीन के साथ 500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। लाओस का बॉर्डर ट्राई जंक्शन की तरह है। वेस्ट में इसकी सीमा म्यांमार से और ईस्ट में वियतनाम से लगती है। सिक्स्थ, मंगोलिया। मंगोलिया को भी हिस्टोरिकली चाइना कंट्रोल करता था, लेकिन मंगोलिया जियोग्राफिकली 2 टेरिटोरीज में डिवाइड किया जाता है, आउटर मंगोलिया एंड इनर मंगोलिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर क्लेम कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे अपना ऑटोनोमस डिक्लेयर्ड कर दिया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। सेवेंथ, म्यांमार। म्यांमार 1960 अग्रीमेंट के बेसिस पर चीन के साथ
2185 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के बॉर्डर पर भी चीन लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। ये तो बात हो गई लैंड डिस्प्यूट्स की। आइए बात करते हैं चीन के मैरीटाइम डिस्प्यूट्स की, जिनकी लिस्ट और भी लंबी है। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। चीन के मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ज़्यादातर डैश लाइन पर बेस्ड हैं, जिसे पहली बार 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अकॉर्डिंग चीन ने हिस्टोरिक मैप्स के बेसिस पर एक यू शेप्ड 9 डैश लाइन बनाई, जिसके अंदर आने वाले पूरे रीजन पर चीन अपना क्लेम करता है। कुछ समय पहले ही चीन ने नया स्टैंडर्ड मैप भी रिलीज किया, जिसमें 9 डैश लाइन के एक्सटेंडेड वर्जन 10 डैश लाइन और 11 डैश लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। चाइना साउथ चाइना सी के 90% एरिया को क्लेम करता है। मगर क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ चाइना सी वर्ल्ड का काफ़ी प्रोमिनेंट ट्रेड रूट है, जो साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट वर्ल्ड की मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज को बॉर्डर करता है। ऐसे में साउथ चाइना सी को कंट्रोल करके ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड कर सकता है। साथ ही इस रीजन में पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स भी डिस्कवर हुए हैं, जो इसे चीन के लिए और अट्रैक्टिव बना देते हैं। अब चलिए एक एक करके इन सभी देशों के साथ चीन के डिस्प्यूट्स को समझते हैं। फर्स्ट, ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चाइना में कुओमिंतांग की गवर्नमेंट बनी। 1949 में यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया और माओ जेडोंग के लीडरशिप में कम्युनिस्ट ने कुओमिंतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कुओमिंतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन ताइवान को एंटायरली क्लेम करता है। इसके साथ ही मैकल्सफील्ड बैंक, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारब्रो शोल और स्प्रैटली आइलैंड्स पर स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, फिलीपींस। इन दोनों कंट्रीज के बीच स्कारब्रो रीफ और स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए चाइना ने नेगोशिएशन का ऑफर किया था, लेकिन फिलीपींस ने कहा कि यह टेरिटरीज नॉन नेगोशिएबल हैं और फिलीपींस का पार्ट है। आपको बता दें कि फिलीपींस के इस क्लेम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया भी सपोर्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि इंडिया भी फिलीपींस को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ समय पहले ही इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी डिलीवर्ड की थी, जिसका प्राइमरी पर्पस चाइना के खतरे को तो काउंटर करना ही था। थर्ड, इंडोनेशिया। इसके साथ चीन का डिस्प्यूट मेजरली नाटूना आइलैंड पर है। इसके अलावा इंडोनेशिया के अंडर आने वाले साउथ चाइना सी के हिस्से को भी चीन क्लेम करता है। इसी वजह से अक्सर चीन इंडोनेशिया की सॉवरेंटी को वायलेट करते हुए इलीगल फिशिंग करता है। फोर्थ, वियतनाम। चीन और वियतनाम के बीच 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन हिस्टोरिकल बेसिस पर वियतनाम के बड़े हिस्से पर दावा करता है। चीन का दावा है कि वियतनाम का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर पैरासेल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स और पार्ट्स ऑफ द साउथ चाइना सी पर उसका अधिकार है। बता दें कि सदियों से वियतनाम चीन के अधीन था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट और अटैक हुए हैं। अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने वियतनाम के एक जहाज़ को डुबा दिया था। ये जहाज़ मछली पकड़ने वालों का था। इनके अलावा चीन का मलेशिया के साथ स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर, जापान के साथ सेनकाकू और ryukyu आइलैंड्स को लेकर, साउथ कोरिया के साथ सोकोट्रा रॉक को लेकर, नॉर्थ कोरिया के साथ सी ऑफ जापान को लेकर, सिंगापुर के साथ साउथ चाइना सी को लेकर और ब्रुनाई के साथ स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग हर नेबरिंग कंट्री के साथ चीन का डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इस तरह के क्लेम्स क्यों करता है? वाई चाइना मेक्स दीज क्लेम्स? इसके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, हिस्टोरिकल रीजंस। दरअसल इतिहास में चाइना की डिफरेंट डायनेस्टीज एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल करती थी। उदाहरण के लिए तिब्बत, सिंजियांग, ताइवान और साउथ चाइना सी को फॉर्मर चाइनीज किंगडम्स कंट्रोल किया करते थे। चाइना का मानना है ये टेरिटरीज सदियों तक चाइना के किंगडम का हिस्सा रही हैं, इसलिए वो इस पर क्लेम करता है। लेकिन इस हिसाब से तो इंडिया का मौर्य एम्पायर बहुत एक्सटेंड तक फैला हुआ था। इसके अलावा चोला एम्पायर समुद्र के बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ था।
तो क्या आज इंडिया भी उस पूरे रीजन पर अपना क्लेम कर सकता है? सेकंड, स्ट्रेटेजिक रीजंस। इसमें से बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक और रिसोर्स इंपॉर्टेंस शामिल हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को क्लेम करके चाइना इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को सेपरेट करने की स्ट्रेटजी अपनाता है, जिससे इंडिया वीक पड़ेगा। इसके अलावा ताइवान, म्यांमार, सिंगापुर के एरियाज पर कंट्रोल करके चाइना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स का एक्सेस पा सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज का भी। थर्ड, नेशनलिज्म। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट टेरिटोरीज पर क्लेम करके चाइना अपनी कंट्री में नेशनलिस्ट नैरेटिव को प्रमोट करता है। उदाहरण के लिए जिस समय पर चाइना में एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स फ्लोट हो रहे थे, तभी 1962 में इंडिया के अगेंस्ट वॉर शुरू करके नेशनलिस्ट नैरेटिव को हवा दी गई। साथ ही क्लेम टेरिटोरीज पर कॉम्प्रोमाइज ना करके चाइना ने अपनी सॉवरेंटी को डिफेंड करने का भी काम किया। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ बफर जोन। तिब्बत और शिनजांग जैसे एरियाज चाइना को बफर जोन क्रिएट करके देते हैं। इससे चाइना अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर पाता है, साथ ही बॉर्डर के पास फॉरेन इंटरफियरेंस को भी अवॉइड कर पाता है। फिफ्थ एंड लास्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी जैसे डिस्प्यूटेड मैरिटाइम एरियाज में बहुत बड़े फिशिंग ग्राउंड्स, पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स और स्ट्रेटेजिक वाटरवेज हैं, जिनका एक्सेस चाइना चाहता है। लेकिन चाइना के इन टेरिटोरियल क्लेम्स की पॉलिसी को रोका कैसे जा सकता है? वे फॉरवर्ड। इसके लिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले ज़रूरत है चाइना पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने की और आपस में कोअलिशन बनाने की। यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोअलिशन बनाकर चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, ताकि वो इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करे। सेकंड है चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करना। चाइना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इकोनॉमी, और चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। इसका फ़ायदा उठाकर चाइना के ऊपर सिलेक्टिव इकोनॉमिक सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाकर टेरिटोरियल असर्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तीसरा है मिलिट्री का इस्तेमाल करके। जिस तरह से चाइना दूसरी कंट्रीज़ को प्रेशराइज करने के लिए अपनी मिलिट्री को आसपास के रीजन में तैनात करता है, उसी तरह से बाकी कंट्रीज़ मिलकर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकती हैं और कोऑपरेशन के साथ चाइना को फर्दर एक्सपेंशन ना करने के लिए डिस्करेजमेंट कर सकती हैं। चौथा है लीगल रूट। चाइना के मैरिटाइम क्लेम्स के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जैसी इंटरनेशनल बॉडीज़ में लीगल चैलेंजेस और आर्बिट्रेशन केस फाइल किए जा सकते हैं। ये स्टेप भी चाइना के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करेगा कि वह बाकी कंट्रीज़ को बुलडोज न करे। आखिरी है इंटरनल पॉलिसी चेंजेस। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि चाइना अगर अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को चेंज करे तो चीज़ें बदल सकती हैं। हालांकि करंट सिनेरियो को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना को रोकना बेहद डिफ़िकल्ट है, खासकर उसके इकोनॉमिक क्लाउट और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने की डिटर्मिनेशन को देखते हुए। इसलिए चाइना पर डायरेक्टली किसी भी तरह से अटैक नहीं किया जा सकता, बल्कि बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री मेजर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए। इसी उम्मीद के साथ हम अपने आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपका चाइना की इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड लेट्स क्रैक इट।